हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। आज अपन शुरू कर रहे हैं जेनेटिक्स का तीसरा पार्ट। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक आवश्यक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। यदि आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखें, क्योंकि बेसिक जानकारी के बिना इसको समझना संभव नहीं होगा। और एक और बात कहना चाह रहा हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट थर्ड। और इस पार्ट में समझेंगे सबसे पहले अपन वो सब कारण जिसके कारण मेंडल अपने काम में सफल हुए, उनके प्रयोग सफल रहे और वो नियम देने में सफल रहे। साथ में एक अनलकी पार्ट और समझेंगे सेकंड नंबर पर कि मेंडल को अपने जीवन काल में ख्याति क्यों नहीं मिली। 1866 में काम पब्लिश हो गया, उसके बाद में 34 ईयर्स तक कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, उनको कोई पहचान नहीं मिली। रीडिस्कवर हुई तब जाके उनके नियमों की फिर से जानकारी मिली और तब वो महान वैज्ञानिक माने गए। उसके क्या कारण थे, फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे अपन कुछ विशेष बातें जिनमें मेंडल के नियमों का पालन नहीं होता, उनको अपन डेविएशंस कहते हैं। पहले नियम का या दूसरे नियम का या फिर किसी और बात का पालन नहीं होता है। तो एक तो पढ़ेंगे अपन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। एक पढ़ेंगे अपन को डोमिनेंस या सह प्रभाविता। एक पढ़ेंगे अपन घातक जीन्स, लीदल जीन्स। एक पढ़ेंगे मल्टीपल एलील, बहुयुग्म विकल्पी जीन। फिर एक पढ़ेंगे अपन बैक क्रॉस को, एक पढ़ेंगे अपन टेस्ट क्रॉस को। एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो बहुप्रभाविता, प्लियोट्रोपिक जीन्स। एक और इसी तरह से इम्पोर्टेंट कि जो केवल मेल्स में पाई जाती हैं जीन्स, वो होलोएंड्रिक जीन्स। फिर डुप्लीकेट जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, संपूरक जीन और पॉलीजीन। इस प्रकार के कई सारे इंटरेक्शन कहें इनको अपन, या डेविएशंस फ्रॉम द मेंडेलियन इनहेरिटेंस, डेविएशन फ्रॉम द मेंडेलियन रेशोज, कोई भी नाम दिया अपन उनको, इन सबको पढ़ेंगे। और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो स्ट्रिक्ट सिलेबस होता है उसके अलावा भी दाएं बाएं प्रश्न आते हैं और ये उनमें से ही है, दाएं बाएं में से है ये। तो इसको ठीक से आप समझ लें और ये पढ़ने के बाद में फिर आप निश्चिंत होकर जेनेटिक्स के सवाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट थर्ड को। तो पहले बात करते हैं अपन मेंडल की सफलता के क्या कारण रहे। तो सफलता के दो कारण हुआ करते हैं। एक तो सिस्टमेटिक वर्क, विद्यार्थियों के लिए ये बात खूब प्रेरणास्पद हो सकती है। मेंडल के जीवन से ये बात भी सीख सकते हैं कि किस तरह से हम काम करें, काम को किस तरह से पूरा करें जिससे हमारे को सफलता मिले। और दूसरा, जो हमारे को परिणाम मिले, रिजल्ट मिले, उनकी व्याख्या किस तरह से करें, उस निष्कर्ष तक पहुंचना वो उससे भी महत्वपूर्ण है। काम तो बहुत लोगों ने किया लेकिन निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए जिन निष्कर्षों पर मेंडल पहुंचे थे। तो पहला काम, पहली सफलता का पहला कारण तो था मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का चयन। ये कम समय में अपना जीवन चक्र पूरा करने वाला पौधा है, तो कम समय में ही कई सारी पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सका। पहला पॉइंट। इसका जो फूल है वो बंद प्रकार का है, क्लिस्टोगेमस है, पूरा नहीं खुलता। तो सामान्यतः इसमें स्वयं परागण होता है और इसमें पर परागण करवाना भी आसान है, क्रॉस पोलिनेशन करवाना भी आसान है, जो इन प्रयोगों के लिए आवश्यक था। दूसरा पॉइंट है, सारे काम को हैपेजेड नहीं किया, स्टेप वाइज स्टेप किया। इससे पहले जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने संक्रमण प्रयोग किए, उन्होंने काम को सिस्टमेटिक नहीं किया, स्टेप वाइज स्टेप नहीं किया। मेंडल ने पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाई, उसके बाद में डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाई। मेंडल ने अपने परिणामों का परीक्षण टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस के द्वारा भी किया कि कहीं जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं उनमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, F1 और F2 पीढ़ी के जो फिनोटिपिक रेशो थे, जो अनुपात उसको मिला, उस अनुपात की ठीक से उसने स्टैटिस्टिकल और गणितीय मैथमेटिकल एनालिसिस किया। और उस एनालिसिस के बाद में पहला जो काम था वो तो बढ़िया प्लानिंग का था, अब दूसरा जो काम हो रहा है वो सारा दिमाग का था। इन परिणामों का एनालिसिस करना और उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, ये एक तीक्ष्ण बुद्धि का प्रमाण है। तो अपनी तीव्र बुद्धि से, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मेंडल ने परिणामों का विश्लेषण करके आनुवंशिकी के ये नियम दिए। एक और कारण मानते हैं मेंडल की सफलता का, और उसमें उसके भाग्य को मानते हैं। बहुत समय तक ये माना जाता रहा कि मेंडल ने जिन गुणों का चयन किया वो सारे के सारे अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं। मेंडल ने 7 लक्षणों का चयन किया, 7
पेयर्स ऑफ एलील्स हैं, और ये सारे के सारे अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, क्योंकि मटर के पौधे में 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जब मटर के जीनोम का ज्ञान हो गया तो ये बात गलत साबित हुई। मटर के पौधे में 7 जोड़ी गुणसूत्र जरूर हैं, लेकिन मेंडल ने जिन गुणों का चयन किया था वो 4 जोड़ी गुणसूत्रों पर ही हैं। पहले गुणसूत्र पर 2 जोड़ी गुण हैं, चौथे गुणसूत्र पर 3 जोड़ी हैं, 5वें और 7वें पर 1-1 जोड़ी गुणसूत्र है। इस प्रकार ये बात कि सारे अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, ये बात गलत सिद्ध हुई। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ रहा था? इससे फ़र्क ये पड़ रहा था कि बाद में सहलग्नता और खोजी गई, और सहलग्न जीन उनको कहते हैं जो एक क्रोमोसोम पर होते हैं और माता पिता से संतति में साथ जाने का प्रयास करते हैं, उनको सहलग्न जीन कहते हैं। और मेंडल के द्वारा खोजे गए गुणों में सहलग्नता नहीं पाई गई, और उसका कारण माना गया कि अलग अलग क्रोमोसोम पर है। लेकिन एक क्रोमोसोम पर स्थित जीन भी स्वतंत्र विभजन के नियम का पालन करते हुए प्रतीत होते हैं यदि उनके बीच में पर्याप्त दूरी है। तो ये एक क्रोमोसोम पर स्थित जरूर हैं, लेकिन इन जीन्स के बीच में इतनी अधिक दूरी है कि ये भी स्वतंत्र विभजन के नियम का पालन करते हैं। इस मामले में मेंडल बहुत भाग्यशाली रहे। मेंडल को अपने जीवन काल में कोई मान्यता नहीं मिली, उनके काम को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। 1866 में 1866 में प्रकाशित हुए परिणाम 1900 में फिर से खोजे गए, लगभग 34 वर्ष बाद में मान्यता मिली, और इसके ये प्रमुख कारण माने जाते हैं। एक कारण तो ये कि जिस पत्रिका में, जिस शोध पत्रिका में, रिसर्च जर्नल में ये लेख प्रकाशित हुए वो कम सर्कुलेशन की थी, उसको ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं थे। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप किस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है, क्या बात कर रहे हो ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कहाँ से खड़े होकर कह रहे हो, कहाँ कौन सा मंच आपको मिला हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, मेंडल के निष्कर्षों में मैथमेटिक्स का और स्टैटिस्टिक्स का खूब प्रयोग हुआ है। निष्कर्षों को निकालने में गणितीय विश्लेषण हुआ, सांख्यिकीय विश्लेषण हुआ, और बायोलॉजी वालों को ये दोनों विषय कठिन लगते हैं तो ये उनके लिए रुचिकर नहीं थे। रुचिकर नहीं थे तो पढ़ाई नहीं उन्होंने। जिनको वो पत्रिका पढ़ने को मिली उन्होंने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि वो समझना आसान नहीं था। तीसरा था, सबसे बड़ा कारण, 1859 में मेंडल के काम से लगभग 7 साल पहले डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित की थी, और वो सरल भाषा में थी, और एक बड़े देश के रहने वाले थे, वो ब्रिटेन के रहने वाले थे, जिसका साम्राज्य सारी दुनिया में था। तो इनको ज़्यादा पढ़ा गया। सारे बायोलॉजिस्ट उस समय किस चीज़ की चर्चा अधिक किया करते थे? वो तो डार्विन की चर्चा किया करते थे, वो तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की चर्चा किया करते थे। उनको किसी दूसरे विषय को पढ़ने की फुर्सत ही नहीं थी। तो इतना महत्वपूर्ण काम होते हुए उनके काम को लोगों ने नोटिस नहीं किया। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो आज भी कॉम्प्लेक्स चलता है कि मेंडल को एक पादरी मानते थे। वो तो गणित के टीचर थे और पादरी थे कि ये क्या वैज्ञानिक है, ये कोई काम कर सकता है क्या? तो उनको मान्यता मिली ही नहीं, वैज्ञानिक माना ही नहीं। लेकिन देखो, काम इतना महत्वपूर्ण था कि कहाँ लोगों ने वैज्ञानिक नहीं माना, उनके काम को ध्यान नहीं दिया। आज के तारीख में वो जीव विज्ञान की एक ब्रांच के फादर, जनक माने जाते हैं। ही इज़ फाउंडर ऑफ द जेनेटिक्स। लेकिन ये कारण रहे जिनकी वजह से मेंडल को अपने जीवन काल में ख्याति नहीं मिली, उनके काम को कोई मान्यता नहीं मिली। अब अपन समझेंगे डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन रूल्स, मेंडल के नियमों के अपवाद। और इसका पहला उदाहरण है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस उदाहरण से समझते हैं अपन। ये उदाहरण है 4 o'clock गुलबाज, जिसको अपने यहाँ कहते हैं, और बॉटनिकल नेम है इसका मैरेबिलिस जलापा, और एक स्नैप ड्रैगन। इनके अंदर फ्लावर कैरेक्टर, फूल का रंग, तो एक शुद्ध लाल और एक शुद्ध सफ़ेद, इनको क्रॉस करवाया गया तो F1 आएगी। ये गैमेट्स होंगे, शुद्ध है इसका मतलब ये इस तरह के जीन्स, ये भी शुद्ध है इसका मतलब इस तरह के जीन, और ये गैमेट्स होंगे, और F1 में ये स्थिति होगी, सारे के सारे अशुद्ध। लेकिन इसका फिनोटाइप, ये जो दिखने का है वो इन दोनों से अलग है, ये गुलाबी है। मतलब ये जीन इस पर डोमिनेट तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं है, पूरा प्रभाव नहीं दिखा इसका। पूरा प्रभाव दिखाता तो ये भी रेड ही होता, लेकिन यहाँ पर फूल का रंग पिंक है, गुलाबी है। अब F2 की बात करें अपन,
F2 के अंदर ये 2 प्रकार के मेल गेमेट, 2 प्रकार के फीमेल गेमेट, इसको अपन रेसिप्रोकल क्रॉस भी कर देते हैं। इसी तरह से यहां भी रेसिप्रोकल कर दे अपन इसको। कोई सा मेल मान ले, कोई सा फीमेल मान ले। यहां पर एक कॉम्बिनेशन तो ये मिलता है, अपन ने समझ रखा है सारा। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 मिलता है और फिनोटिपिक रेशियो 3:1 मिलता है। ये दोनों मिलाकर सामान्य क्रॉस में यहाँ पर 3 और 1, 3:1 का मिलता है दूसरी और सारी क्रॉस में, दूसरे सारे उदाहरणों में। लेकिन यहाँ पर ये तो लाल है, ये गुलाबी है और ये वाइट है। 1:2:1 का अनुपात मिलता है। तो जो अनुपात फिनोटाइप का मिलता है वो यहाँ पर फिनोटाइप का मिलता है, और जो F1 में करेक्टर है वो बीच का है। अपूर्ण प्रभाविता, पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। उदाहरण ये है मायराबिलिस, जलापा और स्नैपड्रैगन। करेक्टर कौन सा? फ्लावर का कलर। किस तरह के फूल पैदा होते हैं F1 में? दोनों के बीच के होते हैं, ना लाल होते हैं ना सफ़ेद होते हैं, गुलाबी होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता। अगले प्रकार का डेविएशन कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता। F1 में कोई जीन दूसरे को नहीं दबाता, दोनों अपना अपना प्रभाव प्रकट कर देते हैं, दोनों एक दूसरे के सह प्रभावी हैं। उसका एक एग्जाम्पल अपन ने समझा हुआ है एबियो सिस्टम में ए एंटीजन और बी एंटीजन बनाने वाले जीन दोनों एक दूसरे के सह प्रभावी हैं। इसलिए जब दोनों साथ आते हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी बनता है, ए एंटीजन भी बन जाता है, बी एंटीजन भी बन जाता है। दूसरा उदाहरण अपन ने ब्लड ग्रुप में ही समझा हुआ है एमएन सिस्टम का। एम एंटीजन बनाने वाला जीन और एन एंटीजन बनाने वाला जीन, ये भी दोनों एक दूसरे के सह प्रभावी हैं। दोनों साथ आते हैं तो दोनों तरह के एंटीजन बन जाते हैं। ये 2 उदाहरण तो अपन ने पढ़ रखे हैं ब्लड ग्रुप्स में। तीसरा उदाहरण अपन समझते हैं जो अपन पहली बार यहाँ पढ़ रहे हैं, वो है गायों में स्किन का कलर। लाल रंग की गायें हैं, सफ़ेद रंग की गायें हैं, और शुद्ध लाल रंग की और शुद्ध सफ़ेद रंग की इन गायों को क्रॉस करें तो ये तो जनक हो गई। और ये शुद्ध लाल रंग की हैं तो ये होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, ये भी प्योर, ये भी प्योर। ये इनके गेमेट्स, और रेसिप्रोकल क्रॉस करवा दी। एक बार में इसको स्पर्म मान लें, एक बार में इसको एग मान लेंगे। ये F1 पीढ़ी है, F1 का ये जीनोटाइप है। अपन जानते हैं सब, खूब सारी क्रॉस अपन ने समझ रखी है। F1 में ये स्थिति है, यहाँ पर लाल रंग नहीं मिलता, गाय की स्किन का लाल रंग नहीं मिलता। रंग मिलता है हमारे को इस तरह का, लाल धब्बे भी हैं सफ़ेद रंग के बीच में। इसको चितकबरा या रोन कलर कहते हैं, चितकबरा या रोन कलर। तो F1 में हमारे को मिला चितकबरा या रोन कलर, यानी सफ़ेद रंग भी बना और लाल रंग भी बना। F2 को देखें अपन तो ये F2 के पेरेंट्स हैं और ये F2 जनरेशन है। तो यहाँ पर ये गेमेट्स हैं, 2 तरह के मेल गेमेट, 2 तरह के फीमेल गेमेट, वही 4 तरह से मिल रहे हैं। एज यूजुअल क्रॉस है ये। यहाँ पर रेड कलर होगा, ये तो इसकी तरह से है, ये वाइट है, ये इसकी तरह से है। और ये 2 जो अशुद्ध स्थिति में है उनकी स्थिति ये है। तो एक तो लाल होगा, 2 रोन होंगे और एक वाइट होगा। तो यहाँ भी फिनोटिपिक रेशियो वही मिलता है जो मेंडल की क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो है। पार्शियल डोमिनेंस और को डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो हमारे को वही मिलता है जो जीनोटिपिक रेशियो हुआ करता है, 1:2:1। तो डेविएशन हो गया ये। और मेंडल का नियम क्या था? मेंडल का नियम था कि F1 के अंदर जो प्रभावी लक्षण हैं वही प्रकट होते हैं, और यहाँ पर प्रभाविता का नियम वो डेविएट हो रहा है, प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता। बाकी सारी चीज़ें समान हैं, सेग्रीगेशन भी हो रहा है और वापस निषेचन में वापस मिल भी रहे हैं, लेकिन कौन सा नियम डेविएट हो रहा है, किस नियम का पालन नहीं होता? लॉ ऑफ डोमिनेंस का पालन नहीं होता। तो एक बार में तो बनता है वो, पहले वाले में जो पढ़ा था अपन ने, वो तो बनता है अपूर्ण प्रभाविता, और यहाँ है सह प्रभाविता। यहाँ दोनों प्रकट हो गए। वहाँ पर जो डोमिनेंट था वो पूरी तरह से प्रकट नहीं हो सका, वो आधा ही प्रकट हुआ। कठिन से कठिन प्रश्नों की तैयारी के लिए अपन एक जीन को और समझते हैं, और वो है लीदल जीन या घातक जीन। वो जीन जो मारते हैं, वो जीन जो विष बनाते हैं। और ये क्वेंटनॉट ने खोज की, माउस में खोज की। चूहे, छोटे चूहे माउस कहलाते हैं वो, बहुवचन में माइस, एक वचन में माउस। इन चूहों में बालों का रंग, फर कोट कलर, पीले रंग के भी हैं और भूरे रंग के भी हैं। भूरे रंग के माउस को जब क्रॉस किया जाता है तो हमेशा भूरे रंग की संतान प्राप्त होती है। इसका मतलब यह कलर शुद्ध है,
हमेशा भूरे रंग की प्राप्त होगी, इसका मतलब ये कलर शुद्ध है, क्योंकि हमेशा वही गुण कब मिलता है जब वो शुद्ध होता है। दूसरी क्रॉस देखें अपन, पीले रंग के चूहे पीले रंग के चूहों से क्रॉस करवाए, इसी तरह का मेल इसी तरह का फीमेल, तो संतान में कभी भी सारे पीले रंग की नहीं होंगी, यानी ये शुद्ध नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर जो संतान प्राप्त होगी उसमें 2 पीले और 1 भूरा होगा, 2:1 का अनुपात मिलेगा हमारे को। कौन सा नहीं मिलेगा? 3:1 का नहीं मिलेगा, तो अलग तरह का अनुपात मिला ये। तो इसका जीनोटाइप क्या है, इसको अपन टेस्ट क्रॉस से पता करें। तो टेस्ट क्रॉस से पता किया अपन ने, इस पीले को इस भूरे से क्रॉस करवाया, और यदि ये शुद्ध होता तो यहाँ पर सारे पीले मिलते हैं, इसलिए शुद्ध होने की संभावना तो है नहीं। तो अशुद्ध मानते हुए रिजल्ट को देखते हैं अपन, 2 प्रकार के गेमेट बनेंगे इनसे, यहाँ 1 प्रकार का बनेगा। यहाँ पर ये सारे पीले होंगे, ये भूरे होंगे। तो हर बार जब पीले को भूरे से क्रॉस करवाते हैं तो अनुपात यही मिलता है, यानी हर पीला चूहा वो इस तरह का है, हर पीला चूहा इस तरह का है। अब इसका विश्लेषण किया, एक क्रॉस ये करवाई, पीले की पीले से करवाई, ये जो क्रॉस करवाई थी उसके ये अशुद्ध मानते हुए अपन इसको समझे, तो ये भी अशुद्ध और ये भी शुद्ध। और यहाँ पर ये 2 प्रकार के मेल गेमेट, 2 प्रकार के फीमेल गेमेट, रेसिप्रोकल क्रॉस मान लें इसको, तो 4 प्रकार से जुड़ेंगे। ये चूहे जिनमें दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ आते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि ये कैपिटल वाई जीन ये विष भी बनाता है, विष बनाता है ये, लेकिन कब बना पाता है? जब ये दोनों शुद्ध अवस्था में होते हैं, इस अवस्था में नहीं बना पाता, तो ये बच जाते हैं क्योंकि यहाँ पर विष बनाने वाला जीन है ही नहीं। ये भी बच जाते हैं क्योंकि विष बनाने वाले जीन का प्रभाव इसने दबा दिया। रंग तो बना लेता है ये, लेकिन विष नहीं बना पाता, तो ये विष बनने के कारण मर गए, इसलिए बच गए कौन से? 1:2:1 का रेशो होता है ना, तो ये मर गए तो कितना रेशो बचा? 2:1 का। निष्कर्ष क्या निकाला अपन ने कि ये पीला ये वाई जीन है, ये तो प्रभावी है, और ये स्मॉल वाई ये अप्रभावी है। और ये प्रभावी जीन एक विष भी बनाता है, लेकिन कब बना पाता है? जब वो शुद्ध अवस्था में होता है। और इनके मरने के कारण अनुपात हमारे को 2:1 का मिलता है। थोड़ा सा मुश्किल है, इसको एक बार में नहीं समझे तो दोबारा इसको फिर देखें। ये लीडर जीन्स। अब समझ रहे हैं अपन बहुयुग्म विकल्पी, मल्टीपल एलील। इसको समझ रखा है अपन ने एक बार टर्मिनोलॉजी वाले वीडियो में, शब्दावली वाला वीडियो। दूसरी बार समझा है अपन ने इसको एबियो सिस्टम वाले वीडियो में, और अब तीसरी बार वापस पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ब्लड ग्रुप के हिसाब से भी और जेनेटिक्स के हिसाब से भी। तो ये जीन है, ये इम्यूनोलॉजी के हिसाब से ये जो सिंबल है इम्यूनोलॉजी का सिंबल है आई, और ये जीन था ओरिजिनल IO जो सब्सटेंस H बनाता है। इसमें म्यूटेशन हुआ तो IA जीन बना जो एंटीजन A बनाता है। एक बार म्यूटेशन और हुआ जो IB ये B एंटीजन बनाता है। तो 3 प्रकार के जीन बन गए, एक O, एक A और एक B, और साथ में इन सबके अपन ने I से चिन्हित किया, इम्यूनोलॉजी के जीन्स हैं ये। तो एक स्थिति तो ये बनी जब दोनों OO जीन साथ हैं और ये शुद्ध अवस्था है, और यहाँ पर ब्लड ग्रुप होगा O, एंटीजन बनेगा H जिसको सब्सटेंस H भी कहते हैं, और ये एंटीजन एंटी क्रियाओं में भाग नहीं लेता, इसलिए प्रैक्टिकली मानते हैं कि यहाँ पर एंटीजन नहीं है। दूसरी स्थिति ये A इस पर प्रभावी है, इसलिए ब्लड ग्रुप A बनेगा और ये अशुद्ध होगा, एंटीजन A बनेगा RBC पर। यहाँ पर दोनों AA जीन है तो इसका ब्लड ग्रुप भी A होगा, एंटीजन A बनेगा लेकिन ये शुद्ध बनेगा, ये अशुद्ध है ये शुद्ध है। इसी तरह से इस O के साथ में B, तो ये B इस O पर प्रभावी है, B भी प्रभावी है O पर, तो ब्लड ग्रुप बनेगा B, एंटीजन बनेगा B, लेकिन ये अशुद्ध B होगा। और यहाँ पर ये दोनों भी एक साथ हैं तो ब्लड ग्रुप वापस B बनेगा, एंटीजन B बनेगा, लेकिन ये शुद्ध B होगा, ये शुद्ध ये अशुद्ध भी ये शुद्ध भी। अब दोनों ये साथ साथ आ गए, जैसे एक शुद्ध A वाले जनक और एक शुद्ध B वाले जनक की संतान है, ये A ये B, 2 प्रकार के गेमेट, इसको मेल मान लें फीमेल मान लें, रेसिप्रोकल क्रॉस कर दें अपन इसकी।
तो यहाँ पर ये ए बी ब्लड ग्रुप होगा निश्चित रूप से, एक दूसरे के सह प्रभावी हैं। ये ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, एंटीजन ए बी दोनों बनेंगे। ये जो जेनेटिक्स हुई, ये जो अनुवांशिकी हुई, वे मेंडल के सामान्य नियमों के अनुसार नहीं है। गुण का एक विकल्प नहीं है। अलील में एक विकल्प होता है, जैसे पौधा लंबा है या बौना है, बीज गोल है या झुर्रीदार है, फली का रंग हरा है या पीला है। यहाँ पर तो एक ब्लड ग्रुप ओ है या ए है अथवा बी है अथवा ए बी, क्योंकि म्यूटेशन 2 बार हुआ और उसमें भी कोडोमिनेंस और लागू हो गया। ये कोडोमिनेंस है। तो ये घटना मल्टीपल अलील कहलाती है। हालांकि बैक क्रॉस को अपन ने टर्मिनोलॉजी में समझ लिया है, लेकिन जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी का नहीं है उनके लिए एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो बैक क्रॉस या संकर पूर्वज प्रतीप संकरण पूरी हिंदी है ये। और अपन एक सामान्य क्रॉस करें, मोनोहेड क्रॉस है ये मेंडल की, प्योर टाल को प्योर ड्वार्फ से क्रॉस करवाया। ये रेसिप्रोकल के निशान भी हैं। ये F1 बनती है, अपन जानते हैं, ये कई बार बना चुके हैं अपन ये। और ये अशुद्ध हैं, सारे के सारे लंबे अशुद्ध हैं। इनका संकरण, इस F1 का संकरण यदि अपन इससे करवाए या इससे करवाए, दोनों स्थितियों में ये बैक क्रॉस कहलाती है। F1 का संकरण किसी भी जनक से करवाएं, प्रभावी से करवाएं या अप्रभावी से करवाएं, वो संकरण बैक क्रॉस कहलाता है। तो एक बार अपन इस संकरण को देखते हैं, एक बार इसको देखते हैं, और क्या अनुपात मिलता है ये समझते हैं अपन। तो डोमिनेंट जनक से इससे क्रॉस करवाए अपन इसको, तो यहाँ पर ये क्रॉस बनी हुई है। यहाँ पर एक प्रकार के गेमेट बनेंगे क्योंकि ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध लंबा है। और यहाँ पर 2 प्रकार के गेमेट बनेंगे क्योंकि अशुद्ध लंबा है ये। और ये 2 प्रकार के निषेचन की संभावना होगी। यहाँ पर शुद्ध लंबा होगा या अशुद्ध लंबा होगा। तो जीन अनुपात तो 1:1 का होगा, जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 का होगा, लेकिन फिनोटाइप में सारे के सारे लंबे होंगे। तो F1 को यदि अपन प्रभावी जनक से क्रॉस करवाएं तो सारी संतान लंबी होती है। अब अपन इसको अप्रभावी से क्रॉस करवाएं तो ये अप्रभावी है, ये अप्रभावी है। इससे क्रॉस करवाएं अपन ने इसको, इस F1PD को क्रॉस करवाएं तो यहाँ पर एक प्रकार के गेमेट बनेंगे, यहाँ पर वो 2 प्रकार के गेमेट बनेंगे और 2 प्रकार से मिलने की संभावना होगी। यहाँ पर ये कैपिटल T स्मॉल t और यहाँ पर स्मॉल t, ये लंबे होंगे, ये बोने होंगे। जीनोटाइपिक अनुपात है वो भी 1:1 का होगा और फिनोटाइपिक अनुपात भी 1:1 होगा। ये हालांकि लंबे हैं, अशुद्ध लंबे हैं और ये बोने हैं, तो लंबे और बोने का अनुपात 1:1 है। ये अप्रभावी जनक के साथ में F1 का क्रॉस, ये भी बैक क्रॉस है। तो इस प्रकार ये बैक क्रॉस। अब एक बार फिर से समझते हैं अपन टेस्ट क्रॉस को, परीक्षण संकरण। और परीक्षण संकरण किसको कहते हैं? वह संकरण जो किसी अज्ञात मटेरियल का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए की जाती है। हमें ये पता नहीं है कि हमें जो मटेरियल दिया गया है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, और यही ज्ञात करना हमारे को वो शुद्ध है या अशुद्ध है। इसके लिए जो क्रॉस करवाई जाती है उसको अपन टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो किससे करवाते हैं अपन? जो मटेरियल टेस्ट करना है उसको ज्ञात से करवाते हैं। और किसका जीनोटाइप ज्ञात है हमारे को अप्रभावी का ज्ञात होता है, क्योंकि वो हमेशा शुद्ध होता है। जैसे यहाँ पर अपन टाल और ड्वार्फ की बात करते हैं तो हमारे को कोई ये कहता है कि ये लंबा पौधा है और ये आपको बताना है कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, तो क्या करें अपन? उसका अपन बोने पौधे के साथ में संकरण करवाएं। तो 2 परिस्थितियाँ हो गई। यदि वो पौधा शुद्ध है, शुद्ध लंबा है, तो ये स्थिति होगी, ये शुद्ध लंबा है। ये X क्या है? X वो मटेरियल है जिसका टेस्ट करना है। तो ये TT है और इससे इस ज्ञात से अपन क्रॉस करवा रहे हैं। तो एक प्रकार के मेल गेमेट, एक प्रकार के फीमेल गेमेट, यानी यहाँ पर सारे पौधे लंबे होंगे। तो यदि टेस्ट क्रॉस में परिणाम क्या मिलता है? सारे पौधे लंबे मिलते हैं। इसका मतलब वो पौधा लंबाई के गुण के लिए शुद्ध है। दूसरा कोई गुण लेके देख लें, ऐसे ही तीसरा कोई गुण लेके देख लें। यदि टेस्ट क्रॉस में हमारे को केवल प्रभावी गुण मिलता है, इसका मतलब वह पौधा उस गुण के लिए शुद्ध है। अब मान लो जो हमारे को पौधा देके जाता है वो पौधा अशुद्ध है, तो ये अशुद्ध मान लेते हैं अपन, ये टेस्ट मटेरियल शुद्ध है। इसको अपन ज्ञात के साथ में क्रॉस करवाएं तो अब की बात 2 तरह के गेमेट बनेंगे यहाँ से,
और ये एक प्रकार के यहाँ से बनेंगे, तो दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। यहाँ पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर स्मॉल टी, यानी आधे पौधे लंबे होंगे, आधे बोने होंगे। तो हमारे को टेस्ट क्रॉस में यदि अनुपात लंबे और बोने का 1:1 मिलता है, इसका मतलब टेस्ट मटेरियल था वो अशुद्ध है, वो शुद्ध नहीं है। इस प्रकार किसी का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए जो क्रॉस की जाती है वो टेस्ट क्रॉस कहलाती है। और किसके साथ क्रॉस करवाते हैं? जिसको अपन जानते हैं। और किसका जानते हैं अपन? हम जानते हैं रिसेसिव का, क्योंकि रिसेसिव हमेशा शुद्ध होता है, ये एक नियम है। अब समझते हैं बहुप्रभाविता, प्लियोट्रोपी। और मेंडल के नियम के अनुसार हर एक लक्षण के लिए एक जोड़ी कारकों की होती है, लेकिन यदि कारकों की एक जोड़ी एक से अधिक लक्षण को प्रभावित करती हो तो उसको अपन प्लियोट्रोपी कहते हैं। और इसका उदाहरण हमारे में खुद में दिया गया। सिकल सेल एनीमिया का जीन, ये जीन वो है जो सामान्य हीमोग्लोबिन बनाता है, ये जीन वो है जो सिकल सेल एनीमिया का हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये अशुद्ध अवस्था है और ये शुद्ध अवस्था है। इस प्रकार के व्यक्ति मर जाते हैं सिकल सेल एनीमिया से, और इस प्रकार के व्यक्ति मर जाते हैं मलेरिया से। ये मलेरिया के प्रतिरोधी नहीं होते, और ये व्यक्ति मलेरिया के लिए रोधी भी होते हैं। तो ये जो जीन है ये दो कामों के लिए माना गया। एक तो सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न करता है, दूसरा मलेरिया के प्रति रोधी क्षमता उत्पन्न करता है। इस प्रकार ये जीन दो गुणों को प्रभावित करता है, इसलिए इसको उदाहरण माना गया प्लियोट्रोपी का। अब बात करते हैं अपन होलोएंड्रिक जीन्स, ऐसे जीन जो केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। और केवल पुरुषों में वो जीन पाए जाते हैं जो वाई क्रोमोसोम पर होते हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम ही केवल पुरुषों में होता है। और इन जीन की वंशानुगति पिता से पुत्र में, फिर उनके पुत्र में, फिर उनके पुत्र में होती है। इनका माता से कोई संबंध नहीं होता। और इसके उदाहरण है पोर्क्यूपाइन स्किन, कान पर बहुत सारे बाल होना, और TDF जीन, टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर, टेस्टिस बनाने वाला प्रोटीन, उसको बनाने वाला जीन, वो भी वाई क्रोमोसोम पर होता है। तो होलोएंड्रिक जीन, ऐसे जीन जो केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। एक और टर्म है, इसको भी समझ लेते हैं, डुप्लीकेट जीन, द्विक जीन। एक गुण के लिए दो जोड़ी जीन हैं, दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट हैं, यानी दोनों पेयर में से कोई सा भी हो तो काम चल जाता है। और इसका उदाहरण है, एक पौधा है कैप्सुला बर्सा सेफर्ड पर्स, सेप्सुला बर्सा भी बोलते हैं इसको, और उसका बीज की आकृति का गुण है। और इस गुण के लिए दो जोड़ी जीन उत्तरदायी हैं, और डोमिनेंट तो है त्रिभुजाकार और रिसेसिव है गोल। त्रिभुजाकार बीज की आकृति वो प्रभावी है और गोल बीज की आकृति अप्रभावी है। तो शुद्ध त्रिभुजाकार को शुद्ध गोल से क्रॉस करवाया तो F1 के अंदर ये सारे त्रिभुजाकार प्राप्त होते हैं, और ये दो जोड़ी जीन के हैं। अब इन दो जोड़ी जीन में से एक कोई सा भी जीन डोमिनेंट है, इन चार में से यदि कोई सा भी एक जीन डोमिनेंट है तो बीज त्रिभुजाकार होगा। F2 में जो फिनोटाइप का रेशियो मिलता है हमारे को 9:3:3:1 मिलता है। 9 ऐसे हैं जिनमें दोनों तरह के डोमिनेंट जीन होते हैं, तो ये त्रिभुजाकार होंगे। 3 ऐसे होते हैं जिनमें एक तरह का डोमिनेंट और एक तरह का रिसेसिव होता है, ये भी त्रिभुजाकार होंगे। 3 ऐसे होते हैं जिनमें पहली तरह का रिसेसिव और दूसरी तरह का डोमिनेंट होगा, ये भी त्रिभुजाकार होंगे। और ये एक ऐसा होगा जिसमें दोनों तरह के रिसेसिव जीन होंगे, वो गोल आकृति का होगा। और इस पुनेट स्क्वायर में बात करें अपन तो ये गेमेट्स की स्थिति है, जैसा अपन ने सारी क्रॉसेज में बनाया है। तो केवल ये स्क्वायर ऐसा है, ये खाना ऐसा है जिसके अंदर दोनों तरह के रिसेसिव जीन होंगे, यानी यहाँ पर जीनोटाइप A होगा, ये तो गोल होगा, और बाकी के सारे त्रिभुजाकार होंगे, क्योंकि कोई न कोई जीन उनमें डोमिनेंट जरूर होगा। यहाँ पर चारों डोमिनेंट है, कहीं पर 3 डोमिनेंट होते हैं, कहीं पर 2 होते हैं, कहीं पर 1 होता है, लेकिन बाकी 15 खानों में कोई न कोई डोमिनेंट जीन जरूर होता है, इसलिए आकृति त्रिभुजाकार होती है। इसलिए अनुपात हमारे को ये नहीं मिलकर मिलता है 15:1। तो यदि फिनोटाइपिक अनुपात 15:1 मिलता है, इसका मतलब वो किसका उदाहरण है? वो डुप्लीकेट जीन का उदाहरण है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, संपूरक जीन। और जीन की अन्योन्य क्रियाओं का ये सबसे बढ़िया उदाहरण माना जाता है। और ये बेटसन और पुनेट ने खोजा। मीठी मटर में फूल का रंग, तो 2 प्रभेद हैं, दोनों सफ़ेद फूल वाले हैं, प्योर वाइट, सफ़ेद फूल, और इनको क्रॉस करवाया गया तो सारे के सारे पिंक फूल आए। 2 सफ़ेद फूल वाली वैरायटी को क्रॉस करवाया गया तो F1 में सारे पिंक फूल वाले पौधे प्राप्त हुए।
और F2 में अनुपात मिला 9:7। F2 में अनुपात मिला 9:7। तो यहाँ वाइट क्यों है, यहाँ पिंक क्यों और ये अनुपात 9:7 क्यों है, इसको समझने का प्रयास किया गया। अपन भी समझते हैं कि ये जो पिंक कलर है वो एक एंजाइम के द्वारा नहीं बनता। इसको मान लीजिए 2 एंजाइम चाहिए और 2 एंजाइम को बनाने के लिए 2 जोड़ी जीन की है, एक जोड़ी जीन की, दूसरी जोड़ी जीन की, एक जोड़ी जीन की, दूसरी जोड़ी जीन की। इस वैरायटी के अंदर एक जोड़ी जीन डोमिनेंट है, इसमें दूसरी जोड़ी जीन डोमिनेंट है। तो यहाँ पर इसके द्वारा एंजाइम बना लेकिन ये नहीं बना, इसलिए रंग नहीं बन सका। यहाँ पर इसने एंजाइम बनाया लेकिन ये नहीं बना, इसलिए इसने भी रंग नहीं बनाया। तो यहाँ भी रंग नहीं बन सका क्योंकि दोनों तरह के डोमिनेंट जीन नहीं है। यहाँ भी रंग नहीं बना क्योंकि दोनों तरह के जीन डोमिनेंट नहीं है, इसलिए ये फूल तो सफ़ेद थे। लेकिन यहाँ पर दोनों तरह के डोमिनेंट जीन आगे है, अशुद्ध लेकिन दोनों तरह के आगे, तो इसने भी एंजाइम बना दिया, इसने भी एंजाइम बना दिया और दोनों ने मिलकर फूल का रंग गुलाबी कर दिया। F2 में देखें अपन, तो F2 में अनुपात हमेशा हमारे को मिलता है, मेंडल के क्रॉस में मिलता है हमारे को 9:3:3:1। 9 कैसे हैं जिनमें दोनों तरह के डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, यानी दोनों तरह के डोमिनेंट जीन होते हैं। तो ये 9 तो पिंक फूल वाले हो गए क्योंकि दोनों तरह के एंजाइम बन गए। 3 ऐसे होते हैं जिनमें एक तरह का डोमिनेंट होता है, दूसरी तरह का रिसेसिव। एक तरह का एंजाइम बना, एक तरह का नहीं बना, तो ये सफ़ेद रह गए। यहाँ पर पहली तरह का एंजाइम नहीं बनता है, दूसरी तरह का एंजाइम बनता है। पहली जोड़ी अब की बार रिसेसिव, दूसरी जोड़ी अब की बार डोमिनेंट। तो ये भी एंजाइम पूरा नहीं हुआ, इसलिए ये भी सफ़ेद रह गए। और यहाँ पर तो कोई सही नहीं है, इसलिए ये भी सफ़ेद रह गए। तो कुल मिलाकर सफ़ेद की संख्या होगी 7 और गुलाबी की संख्या होगी 9। अनुपात मिला 9:7। तो यदि F2 का अनुपात 9:7 मिलता है, जो मॉडिफाइड रेशो है इसी में से बन रहे हैं। पहले इनको जोड़कर, डुप्लीकेट में इनको जोड़कर ये अलग रह गया था, आपकी बार इनको जोड़ दिया ये अलग रह गया। और ये चेकरबोर्ड है, ये पुनेट स्क्वायर है। यहाँ पर ये 9 खाने ऐसे हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर इनको कैलकुलेट करके देख लें। ये 9 खाने जो पिंक कलर में बनाए हैं, ये 9 खाने तो ऐसे हैं जो दोनों तरह के डोमिनेंट जीन वाले हैं, ये तो गुलाबी बनेंगे। बाकी जो ब्लू कलर में है वो वाइट बनेंगे। कौन सा इंटरेक्शन है ये, कौन सी अन्योन्य क्रिया है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन। लेकिन चलते चलते एक बात याद दिला दूँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिले। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।